दिए गए हैं। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक जो लवण का अणुभार कितना दिया गया था प्रश्न में, तो 60 दिया गया था। लवण की जो मात्रा है वो 6 ग्राम मात्रा कितने में घोला गया है, 250 ग्राम जल में घोला गया है। जल की मोललता की आपको गणना करना है। तो सबसे पहले इसमें नोट करेंगे अणुभार कितना है, तो देखेंगे यहाँ पर अणुभार 60 है, तो अणुभार बराबर 60 हो जाएगा। मात्रा कितना है, तो मात्रा यहाँ देख रहे हैं 6 ग्राम है, तो मात्रा 6 ग्राम हो गया। विलायक का भार कितना है, तो देख रहे हैं विलायक का भार, विलायक मतलब जल, जल का भार कितना है 250 ग्राम, तो लिखेंगे विलायक का भार 250 ग्राम। अब यहाँ ग्राम को ना केजी में बदला जाता है, ठीक है, याद रखिए मोललता जब निकालते हैं ना तो ग्राम को केजी में बदल लेंगे। तो ये 250 बटा 1000 से जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा केजी में आ जाएगा। अब यहाँ से 250 से जब 1000 को काटेंगे ना तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 केजी हो जाएगा। अब मोललता का सूत्र क्या बना है, तो मोललता का जो सूत्र होता है मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में। सूत्र क्या है मोललता का, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक, विलायक का भार किसमें है, केजी में है। तो मात्रा इसमें कितना है, तो मात्रा देख रहे 6 ग्राम है, तो 6 मात्रा 6 हो जाएगा। और अणुभार कितना है, तो अब यहाँ पर अणुभार प्रश्न में दिया है 60, तो 6/60 और विलायक का भार 1/4 निकला है, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ सभी मान को भरना है, मात्रा भर दीजिए, अणुभार भर दीजिए, विलायक का भार, विलायक का भार 1/4 केजी है। अब यहाँ 6 से 60 कट जाएगा, 1/10 बार में हो जाएगा, 1/10, 6 का नाम 6, 6 10 में 60 हो जाएगा, 1/10 हो गया, 1/4, 4 सबसे ऊपर जाएगा और 1 आ जाएगा 10 के पास, तो 4 एक का नाम क्या हो जाएगा 4 और 10 एक का नाम 10, 4/10, 10 से भाग करेंगे तो 0.4 जो है मोललता इसमें हो जाएगा। मोललता की गणना देखिए, यहाँ शून्य कोड का वेग स्थिरांक हमको निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे नोट कर दिया गया है। अब सूत्र इसका क्या होता है, अगर वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है तो के बराबर सूत्र होता है दर बटा सांद्रता को पर n घात। अगर शून्य कोड का निकालना है तो n का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, प्रथम कोड का निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, द्वितीय कोड का तो n का मान 2 रखेंगे। और दर का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, किसका मात्रक है दर का, तो मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स हो गया। और सांद्रता, तो सांद्रता उतार दीजिए, और n का मान यहाँ पर शून्य कोटि है तो इसने यहाँ 0 रख दीजिए, सांद्रता का मात्रा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ सांद्रता के ऊपर जब 0 घात हो गया, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर है ना तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। तो सांद्रता के ऊपर 0 का मान 1 हो गया। और ऊपर क्या लिखे, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसी सूत्र में रखें, दर का मात्रा रखें, यहाँ सांद्रता का मात्रा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अब नीचे यहाँ पर 1 हो गया, अब 1 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, क्या बनेगा मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कि मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स कौन है, तो देखेंगे मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, यही मात्रक जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ मात्रक निकाल करके भी दिखाएगा कि मतलब इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे। अगला देख सकते हैं, अगला दिया गया पोटेशियम है, ये कोबाल्ट है, ये पूरा बड़ा वो रहेगा CO, नीचे 4 घात में CO, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया, +1 है, -1 है, +3 है, -3 है। तो कैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है, इस CO का जो है ऑक्सीकरण संख्या X हो जाएगा। K का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 हो गया, CO का X हो जाएगा। और ये CO जो है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान दीजिए यहाँ बड़ा वो बनाइएगा, ये बड़ा वो है ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या ना 0 होता है, क्या होता है 0 हो जाएगा। और नीचे 4 है तो 4 से गुणा कर लीजिए बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है। तो यहाँ 1 कहाँ से आया, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और CO का X हो जाएगा, कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड C और बड़ा वो का जो है 0 होता है, गुणे 4, 4 शून्य 0 हो गया, +1 को पक्षांतर करेंगे -1 आ गया, तो -1 आ गया तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है -1 जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो एक एक लाइन जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब 2026 का एग्जाम होगा ना तो इसी में से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो अब अगला प्रश्न है, हिमांक का औन्मन से क्या तात्पर्य है। क्या प्रश्न पूछा गया है, हिमांक के औन्मन से क्या तात्पर्य है, 1.5 ग्राम पदार्थ को 60 ग्राम जल में घोला गया, हिमांक में 0.136 सेल्सियस का औन्मन हुआ, जल का आणविक औन्मन स्थिरांक 18.6 है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 2 प्रश्न दिया गया, एक तो परिभाषा पूछा गया है हिमांक का औन्मन से आप क्या समझते हैं, और उसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो सबसे पहले जो है परिभाषा को समझ लेते हैं कि हिमांक का औन्मन क्या होता है, हिमांक का औन्मन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलयन में घोलने पर उस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी कमी को हिमांक का औन्मन कहते हैं, इसे ΔTF से प्रदर्शित करते हैं।
तो जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलयन में जब घोला जाता है तो उस विलयन का हिमांक जो होते हैं शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा को ये नोट करके 2 बार पढ़ लेंगे ना तो परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो विलय का भार होता है ना उसको छोटा W से दिखाते हैं। तो W बराबर प्रश्न में क्या दिया, 1.5 ग्राम दिया गया। बड़ा W का मान प्रश्न में देख सकते हैं। बड़ा यहाँ एक बार प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर छोटा W, ये बड़ा W दिया है और यहाँ पर ये ताप दिया है, यहाँ पर ताप दिया है और यहाँ पर जो है स्थिरांक दिया है। कितने मान, 1 2 3 4 मान प्रश्न में दिया हुआ है। ये चारों मान को जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतीक में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये छोटा W विलय का भार 1.5 ग्राम, इसको 1.5 ग्राम पढ़ा जाता है। W 60 ग्राम, तो यहाँ 60 ग्राम जो दिया गया ना उसको हम लोग ना केजी में बदलेंगे। तो 60/1000 हो जाएगा और एक 0 से 0 खत्म, 100 से भाग करेंगे 0.6 केजी हो जाएगा। और डेल टी एफ का मान जो है हिमांक का अवनमन कहा जाता है। कितना दिया गया, 0.136 डिग्री है। के एफ का मान क्या है, 18.6 है। और यम अणुभार की गणना करना, यम बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब यम का फार्मूला क्या है, तो यम का फार्मूला आप याद रखिएगा। यम बराबर होता है 1000 के एफ छोटा W बड़ा W गुणे डेल टी एफ, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में इस मान को क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। अब यम यहाँ नोट हो गया, 1000 आ गया। के एफ का मान क्या प्रश्न में, 18.6 हो गया के एफ का मान। छोटा W का मान 1.5, बड़ा W का मान 60 हो गया। यहाँ पर जो है 60 जो है यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो मान रखा जाएगा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया ना 60 ग्राम है, ठीक ना। और यहाँ पर जो लिखा गया ये भी ग्राम में है, तो ये दोनों ग्राम में रखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1000 से गुणा कर दिया गया, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो है ना इसको अब जो है केजी में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर केजी को जो है काट दीजिएगा, केवल ग्राम 60 ग्राम जो दिया गया है वही 60 ग्राम रखिएगा, ठीक ना। इसको जो है हटा दीजिएगा। तो केजी को अगर बदलेंगे तो ये आपको 1000 को हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको 1000 हटा करके तब आप इसको हल करेंगे। ये जो मान निकाला गया है केजी में यहाँ पर रखा गया, नहीं तो इसको क्या करेंगे 0 क्या कर दीजिए 0 इसको करके तब इसका गुणा करेंगे ना तो इसका मान थोड़ा सा दूसरा आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है यहाँ पर 60 जो है ग्राम ही रखिएगा। 60 में जब गुणा कर लेंगे तो आपका 8.16 आ जाएगा। और जब इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 341.91 आ जाएगा। लगभग जो है 342 ग्राम प्रति मोल। देखिए यहाँ ग्राम में आ गया, तो यहाँ पर ग्राम में ही रखा जाएगा, याद रखिएगा। ग्राम में जब रखेंगे तो 60 ग्राम। ये केजी वाला मान को जो है यहाँ से लेकर के केजी वाला मान को काट के हटा दीजिएगा, ठीक ना। केवल 60 ग्राम ही भरना है क्योंकि क्वेश्चन में 60 ग्राम दिया हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसको भाग दे करके भी चेक कर लीजिएगा ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, तो अगला जो प्रश्न दिया गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः क्या मान दिया गया, +1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। इन धातुओं को घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के पहले परिभाषा लिखना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बनेगा, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री, अब ध्यान दीजिए, जब भी मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है ना तो उसमें टेम्परेचर होना चाहिए कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इस विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर होना चाहिए और 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता का विलयन होना चाहिए। जब उस धातु के छड़ को जब डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही मानो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख करके 2 बार पढ़ दीजिए ना, आपको परिभाषा एकदम याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 4 धातु दिया गया है ABCD। ए का मान क्या दिया गया, +1.5 वोल्ट है। बी का क्या दिया गया, -2 वोल्ट है। सी का मान क्या दिया, +0.34 वोल्ट है। और डी का मान क्या, -0.76 वोल्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि धातुओं की घटती हुई जो है सक्रियता लिखना है। तो घटती हुई सक्रियता कैसे लिखेंगे, पहले -2 उसका माइनस वाला 0.76। तो अब देखेंगे आप -2 इसमें होगा, -2 है तो बी का माइनस हो गया। उससे वाला कौन होगा, -0.76 डी वाला हो जाएगा। और उसके बाद से प्लस में आएंगे
आएंगे तो प्लस में अब यहाँ पे देखेंगे सी वाला क्या है, तो सी वाला देख रहे हैं प्लस जो है 0.34, तो यहाँ पर 0.34 वाला हो जाएगा सी वाला, और ए वाला जो है 1.5 वोल्ट। ये जो है घटती हुई है सक्रियता, ध्यान दीजिएगा, ये मान को सक्रियता क्रम में जो है घटती हुई क्रम रखा गया कि जो प्लस वाला जो होता है ना, उस मतलब सबसे जो प्लस में अधिक रहता है वह सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद से वो प्लस वाला कम वाला लिखेंगे, और उसके बाद से माइनस वाला लिखना है, उसके बाद से माइनस वाला, ठीक है, ध्यान देना है। तो यह क्या होगा, डी होगा, डी के बाद से बी होगा, पहले बी के क्योंकि -2 है तो बी का हो जाएगा, उसके बाद -0.76 डी का हो जाएगा, उसके बाद से सी का हो जाएगा, सी का प्लस वाला में सबसे कम जो देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद से प्लस वाला जो सबसे अधिक रहेगा ना वही आपको जो है धातुओं की घटती हुई सक्रियता क्रम में माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है क्रम हो गया। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न क्या आया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लेकिन यहाँ पर 4 तत्व दिया गया है, तो चारों तत्व को समझाया जाएगा, बहुत आसान विधि से समझाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम है, तो क्रोमियम के ऊपर 3 घात है प्लस में, लेकिन क्रोमियम Cr जो बताया जा रहा है उसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। 24 का जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 का कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है, ठीक है ना। ये किसका है, Cr का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 हो गया, 2 2 4 10 2 12 6 18 18 1 19 19 और 5 24 हो गया। अब इस 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, पहले 4 मतलब लास्ट वाला क्लास में से इलेक्ट्रॉन खत्म करेंगे, तो लास्ट में देख रहे हैं 4s4 लास्ट वाला क्लास, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो यह 4s1 तो खत्म, और 3d में जो 5 है उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, Cr3 के ऊपर प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तब क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यह खत्म और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का खत्म, तो क्या बनेगा 3d पर 3 घात हो जाएगा। तो ये किसका बना, Cr के ऊपर 3 जो प्लस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। तो समझ में आ गया वो कैसे निकाला गया। अब अगला जो दिया गया है कापर, कापर के ऊपर प्लस है, तो कापर का जो परमाणु क्रमांक होता है ना कापर का 29 होता है, तो लिखेंगे Cu का परमाणु क्रमांक क्या है 29 है। Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 24 का जो भी निकाले हैं अब 29 का निकाला जाएगा, और 29 जो है अपवाद होता है, थोड़ा याद रखेंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो जानकारी होगा कि कापर वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह अपवाद होता है। कैसे निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 29 आएगा। जोड़ के देखिए 2 2 4 10 2 12 6 18 18 1 19 और 10 29 हो गया। अब यहाँ कापर के ऊपर +1 लगा है, तो इसका मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करना है निकाल देना है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो याद रखिए लास्ट वाला क्लास से निकलता है, तो लास्ट सबसे बड़ा क्या है 4s1, या 4s1 हट जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हट जाएगा, क्या बचेगा 3d पे 10, तो 3d पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिया जाएगा क्योंकि Cu के ऊपर प्लस बताना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम बताना है, तो 29 में से 1 कम हो गया 28, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा। अब यहाँ पाएंगे CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है 27 होता है, क्या होता है 27 होता है। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d पर 7। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखेंगे 27 आ रहा है, 2 2 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 7 27 है। अब इसमें से 27 में से ना कोई इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा गया, Cu के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो Cu में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 27 में से 2 निकल गया, तो जब 2 निकल जाएगा तो बचेगा 25, तो आप 25 का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, Cu के ऊपर आपका +2 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो जो लास्ट वाला क्लास होता है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। ये 4s2 है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन था खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, क्या बचेगा 1s2 के स्क्वायर 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये तो 4s2 कट जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो 3d पर 7 घात हो जाएगा, 3d पर 7। यही जो है किसका हो जाएगा कोबाल्ट +2 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब अगला जो प्रश्न समझेंगे, अगला जो प्रश्न दिया गया है Ce के ऊपर 4+ है, तो Ce का नाम क्या है, तो इसका नाम है सीरियम। क्या नाम है, सीरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 58 होता है। अब 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कैसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4s1 5d1 6s2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना सीखना पड़ेगा, और सोचेंगे आज ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जो है S ब्लॉक P ब्लॉक के
तत्व यदि पढ़े होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालना सीख लीजिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो निकाला गया यह 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस 58 में से 4 को क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन कम होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यह खत्म, 1 इलेक्ट्रॉन यह खत्म और 2 इलेक्ट्रॉन यह खत्म, 2 1 3 1 4, यहाँ से समझिए 4 इलेक्ट्रॉन ये पूरा खत्म। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें का, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें का, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का, कहाँ तक लिखेंगे 5p6 तक जो है आपका बनेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर Cu पर 4 प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए और सी हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो विटामिन ए के लिए जो हमारा जो है क्या हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो लिखेंगे विटामिन यह जो है ए, यह दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान देंगे, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नाम के जो है रतौंधी नामक जो है यहाँ पे रोग हो जाएगा। और जो है विटामिन ए जो होता है ना, वो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और इसका स्रोत क्या है, मतलब यह विटामिन ए किसमें किसमें प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्रोत में मछली का यकृत के तेल में मिलता है, गाजर में मिलता है, मक्खन में मिलता है, दूध में मिलता है, अंडा में, पालक में, ठीक ना। इसमें जो है विटामिन ए जो है मात्रा मिलता है इन लोगों में, ठीक ना। किसमें, मछली के तेल, गाजर, मक्खन, दूध, अंडा, पालक में जो है इन लोगों में, इसमें जो जितने ये पदार्थ हैं, ये इसमें पदार्थों में जो है ना विटामिन ए जो है मिलता है। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी समझते हैं। विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो कहेंगे यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, घावों को भरता है। किसको करता है, घावों को जो है भर देता है। और इसमें की कमी से जो है ना स्कर्वी और पायरिया नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी किसके कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और पायरिया जो है रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है नींबू है, आंवला है, मौसमी अंगूर, जो खट्टा वाला सामान होता है ना, वो विटामिन सी में ही प्राप्त होता है। तो विटामिन ए का स्रोत पूछा गया था और विटामिन सी का स्रोत पूछा गया था, और हमारे लिए जो है आवश्यक क्यों होता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया, जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, तो जो एथिल क्लोराइड के सूत्र क्या है, C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। C2H5Cl हो गया, किसके साथ क्रिया कराएंगे, KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या बना है, एथिल एल्कोहल। कितना आसान है, अब देखिए K के साथ Cl आ गया और Cl उसके जगह पे हट के OH चला गया, तो OH इसके जगह पे गया, Cl इसके पास आया, बस तो यही हुआ है। बस कितना आसान अभिक्रिया इसमें पूछा गया है। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, KCl से करा दे तो क्या बनेगा। तो जो मेथिल क्लोराइड की अगर अभिक्रिया KCl से होगा तो लिखेंगे मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3Cl। ये मेथिल क्लोराइड है और इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड है, जिसमें पोटेशियम साइनाइड से कराना है। तो इसमें भी क्या होगा, Cl किसके पास आ जाएगा, K के पास, और Cn इसके पास चला जाएगा, मेथिल साइनाइड। क्या कहेंगे, मेथिल साइनाइड बन गया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। कितना आसान रिएक्शन जो है इसमें पूछा गया था। जो बोर्ड में पूछा है, प्री बोर्ड का सब क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। तो राउल्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के उपयोग से अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ राउल्ट का नियम बताना है और जो है इनके माध्यम से जो है अणुभार का जो है कैसे मान निकाला जाता है, उनके लिए सूत्र पूछा गया है। तो पहले लिखेंगे राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट साहब का कहना क्या था, अब इसका नाम क्या है, वाष्प दाब का ये अनुमान है, वाष्प दाब का अनुमान, और ये विलय के मोल प्रभाज के क्या है, बराबर है। किनका नियम है, यह राउल्ट का नियम क्या है, यह आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ P0 माइनस PS बटा P0, P0 का मतलब P0 लिखा है तो P0 कहेंगे या P0 भी कह सकते हैं, PS और यहाँ P0। तो P0 का नाम क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS का नाम क्या है, विलयन का वाष्प
वाष्प दाब है। छोटा एन का नाम क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या है, और बड़ा एन का नाम क्या है, विलायक का मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर सबका नाम जानकारी हो गया। इसका नाम पूरे का नाम क्या है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो राउल्ट का नियम का ये सूत्र हो गया। अब इन्हीं के सूत्र के सहायता से अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो राउल्ट के नियम से जो है, राउल्ट के नियम से जो लिखेंगे, नियम से जो है अणुभार के पदों में, राउल्ट के नियम के अणुभार के पदों, मतलब अणुभार के पदों में क्या सूत्र है, राउल्ट का नियम जो बना है वो अणुभार के पदों में सूत्र क्या होता है, P0 माइनस PS बटा P0। अब यहाँ लिखेंगे छोटा W तो छोटा यम, बड़ा यम बड़ा W। यह हो गया विलय का भार, यह हो गया जो है यहाँ पर विलय का जो है मोलों की संख्या, यह विलायक के मोलों की संख्या, और ये विलायक का भार हो गया, ठीक है ना। छोटा W छोटा यम बड़ा W। ये किसके लिए सूत्र बना है, राउल्ट के नियम जो बना है अणुभार के पदों में जो है सूत्र है ये बना हुआ है। और इसमें पूछा गया कि राउल्ट को जो नियम है जो अवाष्पशील पदार्थों के लिए अणुभार का सूत्र क्या होगा, तो इसी सूत्र के सहायता से जो है अणुभार की गणना किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राउल्ट का नियम और इनका जो है सूत्र समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न समझेंगे। भी बहुत आईएमपी प्रश्न पूछा गया था। अब ध्यान देंगे क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मों से कराते हैं। अब ये ग्लूकोज है, देखिए CHO4 नीचे यहाँ पर CHO4 और CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना सूत्र है। और हाइड्रोजन आयोडाइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सेन, नार्मल हेक्सेन उसको कहा जाता है, नार्मल हेक्सेन हो गया। और इसमें आयोडीन है तो आयोडीन बाहर आएगा। और इसमें का ऑक्सीजन, इसमें का 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन 3O2 लिखे हैं, 3O2 मतलब 6 ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ है, बाहर निकला है। तो क्या लिखेंगे, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नार्मल मतलब साधारण हेक्सेन बन जाएगा, आयोडीन बनेगा, और 3O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो पहला समझ में आ गया होगा कि जो डी ग्लूकोज है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो N हेक्सेन बनेगा, आयोडीन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब अगला किससे क्रिया कराना है, ब्रोमीन जल से क्रिया कराना, ब्रोमीन और जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CHOH के नीचे 4 रखा, CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना सूत्र है, ब्रोमीन है, जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यह O जो है ना, O जो है इसके साथ चला जाएगा, बस COOH हो गया। CHO था, अब क्या बना, COOH हो गया, CHOH के नीचे 4 हो गया, CH2OH हो गया, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। और यहाँ H2 बचा है और यहाँ Br2 बचा है, ये मिल करके क्या होगा, 2HBr हो जाएगा। तो ये जो बना है किसके साथ क्रिया हुआ है, ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। और इसका नाम क्या है, तो ग्लूकोज, इसका नाम ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया कराएंगे ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बाहर निकल जाएगा। अब अगला जो क्रिया दिया गया है, अब यहाँ पर NH2OH, अब इसका नाम क्या है, तो NH2OH का नाम है हाइड्रॉक्सी एमीन नाम है। क्या नाम है, हाइड्रॉक्सी एमीन। अब ये हाइड्रॉक्सी जब एमीन के साथ जब क्रिया करेगा, कौन, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ जब क्रिया किया तो यह बना ग्लूकोज ऑक्सीन बना, ठीक है ना। यहाँ से जो है NH जो देख रहे हैं ये H2O इसमें से, H2O इसमें से बाहर आ गया, जल बाहर आ गया, बचेगा N और क्या बचेगा EH। तो ये मिला करके बन गया, यहाँ पर जो है पहले से क्या था, CHO था, यहाँ मिलकर के बन गया, शेष सब उतार देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ऑक्सीन बनता है। कब क्रिया करेगा, जब इसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ जब ग्लूकोज जब क्रिया करेगा तो ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लिखने में, वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्री बोर्ड पेपर और जो बोर्ड का पेपर होगा उसको भी बाद में जो है पेपर होने के बाद से जो पेपर हो जाएगा तो उसके बाद से पेपर जो मिलेगा उसको सॉल्यूशन करके बहुत जल्द जो है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।